कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। कांग्रेस और बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन चुका मध्य प्रदेश का उपचुनाव अब जल्द ही पूरे उफान पर होगा। सत्ता पाने की चाह जनता के बीच वादों और इरादों की बानगी पेश करेगी। दोनों खेमों में तैयारियां भी जोरों पर हैं। शह और मात का खेल शुरू हो गया, क्योंकि बिसात बिछने को है। हुकूमत में आ चुकी बीजेपी अपने मजबूत संगठन के जरिए माइक्रो मैनेजमेंट पर जोर दे रही है, तो वहीं कांग्रेस मुद्दों को गरमाकर वोटरों को रिझा रही है। और इसी कड़ी में कांग्रेस को न सिर्फ पिछड़ों की याद आई, तो वहीं सरकार कर्ज माफी करे, इस पर भी कांग्रेस का जोर है। अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का वादा भी कांग्रेस की तरफ से आया, जिसके लिए जमानत तो सज्जन सिंह वर्मा ने दी, लेकिन वादा खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का है कि सत्ता में आए तो पहली कैबिनेट में ही अतिथि शिक्षकों को रेगुलर कर देंगे। माननीय कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं। वचन के पक्के कमलनाथ जी ने जो वचन दिया है, जो अतिथि शिक्षकों को, स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश के अंदर वो काम होगा। और कमलनाथ जी जो हमेशा अपने प्रदेश के लिए जो बेहतर व्यवस्था के लिए सोचने वाले, और पहली कैबिनेट का उन्होंने वादा करा है। स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश के अंदर अतिथि शिक्षकों का भी निर्णय होगा और सभी व्यक्तियों के लिए जो राहत की उम्मीदें हैं उन्हें राहत मिलेगी। सत्ता किसको मिलेगी, सवाल यह नहीं, लेकिन सत्ता तक पहुंचने वाले वोटरों को तो दोनों ही दल रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। संभावनाएं दिख रही हैं। बूथ मैनेजमेंट, राम मंदिर निर्माण, प्रवासी मजदूरों को राहत के जरिए बीजेपी मैदान में होगी। कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे वादों पर अभी से बीजेपी मुखर है। आपने 15 महीने में क्या किया, एक भी बार कोई व्यक्ति नहीं बोलता, एक व्यक्ति नहीं बोल रहा। आप जो घोषणा पत्र में घोषणा करके आए थे उसमें से एक भी वादा पूरा किया हो, 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ किया हो, किसी नौजवान को बेरोजगारी भत्ता दिया हो, किसी बेटी को स्कूटी दी हो, एक भी किया हो तो बताना चाहिए। पर नहीं, हम तो हमारे ऊपर हम क्या कर रहे हैं ये बता के लोगों को वोट मांगते हैं। ऐसे ही करके पहले आए थे झूठ बोल के, अब झूठ काट की हाड़ी कितनी बार चढ़ेगी, चढ़ गई एक बार। इनका झूठ और इनका फरेब मध्य प्रदेश की एक एक जनता जानती है। अब जनता इनके न भ्रम में आने वाली है, न इनके धोखे में रहने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 वर्षों में जो मध्य प्रदेश के लिए, गरीब जनता के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, माताओं बहनों सबके लिए जो काम किया है, और माननीय मोदी जी देश के अंदर जो काम कर रहे हैं, उन सारे मुद्दों पर आज मध्य प्रदेश का जो वोटर है, मध्य प्रदेश की जनता है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कांग्रेस और बीजेपी वादे तो खूब करेंगे, उपलब्धियों का दावा कर वो जनता के बीच होंगे। विधायकों के पाला बदलने के बाद सरकार गिराने पर भी बात होगी और चलेगा सफाई देने का दौर। इन सब के बीच सत्ता का अंतिम निर्णय करेगा ईवीएम पर अपनी उंगली रख नेता को फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाला वोटर। न्यूज डेस्क, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। तो एक बार फिर से वादों की बयार है, जनता को लुभाने की कोशिश हो रही है और इसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने हाथ आजमा रहे हैं। बीजेपी की माने तो वादों की जो बयार है वो अब काम नहीं आने वाली, क्योंकि कांग्रेस ने झूठ कहा था और जनता के बीच जाने के लिए अब कुछ बचा नहीं है उसके पास। लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस की तैयारी आखिर किस तरह से हो रही है। क्यों बार बार कहा जा रहा है कि उपचुनाव होने दीजिए, तख्ता पलट कर देंगे। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या सत्ता तक पहुंचने का जरिया है वादा? वादों की अनदेखी का क्या जवाब देगी जनता? बीजेपी पर क्यों लग रहा पिछड़े की अनदेखी का आरोप? क्या आपकी बार अतिथि शिक्षकों के चेहरे पर होगी मुस्कान? जी हां, सवाल कई हैं।
क्योंकि वादों की ये बयार अभी नहीं पहले भी बही थी और जनता ने एक बार फिर से अपना मूड बदला भी था। 15 साल का वनवास कांग्रेस का खत्म हुआ जरूर था, लेकिन ज्यादा दिन चला नहीं और वापस बीजेपी ने सत्ता हथिया ली। हालांकि आरोप कांग्रेस के अलग हैं, उनका कहना है कि जनता ने नहीं बल्कि छल कपट से ये संभव हो पाया है। चलिए बात करेंगे, मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ कृष्ण गोपाल पाठक जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अवनीश बुंदेला जी हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी हमारे बीच जुड़ गए हैं, तीनों का बहुत स्वागत है। और पहला सवाल मेरा बुंदेला साहब आपसे है कि किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक एक करके आप वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं। आपको किसानों की भी याद आ रही है, आपको पिछड़ों की भी याद आ रही है और अब आप अतिथि शिक्षकों की भी बात कर रहे हैं, जबकि जब आप सरकार में थे तब वो धरने पर थे। देखिए नाज़रीन जी, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं और ये कहीं कुछ हद तक मुझे लगता है आपकी जानकारी में थोड़ी सी कमी है। पिछड़े वर्ग की जहां तक बात है, हमने ही उनको 27% आरक्षण हमने बकायदा कैबिनेट प्रस्ताव पास किया था। अब ये इस सरकार की मंशा में खोट है। ये सरकार ना तो दलितों की ना पिछड़ों की हितैषी है, इसलिए इन्होंने हाई कोर्ट में उसकी ढंग से उसका पक्ष नहीं रखा और जिसके कारण से हाई कोर्ट माननीय हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि वो 14% ही रहेगा। देखिए, कोर्ट के निर्णय का हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बात स्पष्ट होती है। बहुत अच्छी बात है बुंदेला साहब, आप जानकारी दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी आपकी याददाश्त को ताजा कर रही है। वो कह रही है कि आपने कितने पिछड़े नेताओं को आगे बढ़ाया। वो कह रहे हैं कि हमने उमा भारती को जगह दी, हमने बाबूलाल गौर को आगे बढ़ाया, लेकिन आप एन चुनाव के पहले अरुण यादव साहब को पीछे कर देते हैं। आप राज्यसभा चुनाव में भी अपने प्रत्याशी जो भेजते हैं उसमें भी पीछे कर देते हैं। ये सवाल है, ये हमारा नहीं है। ये आरोप सरासर गलत है। आप जरा इतिहास उठा के देखिए कि आप चला छत्तीसगढ़ की बात करिए। छत्तीसगढ़ में भी तो हमारे मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल पिछड़ा वर्ग से आते हैं। आप इतिहास के पन्ने पलटिए कि कांग्रेस पार्टी ने कितने पिछड़ों को मुख्यमंत्री बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, कितने दलितों को राज्यपाल बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, सांसद बनाया, विधायक बनाया। ये आरोप सरासर गलत है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के समय में आप देखें आज क्या दुर्दशा है दलितों की। क्या किसी को गुनाह का हादसा याद नहीं है, जहां किस तरह से गरीब दलित किसान को मारा गया, पीटा गया और जो सत्ता के शिखर पर बैठे हैं उन लोगों के इशारे पर मारा गया, पीटा गया। पुलिस ने किस तरह से मारा गया, पीटा गया। उनके घर की बहू बेटियों को जलील किया गया, उनके कपड़े फाड़े गए। नाज़रीन जी, ये क्या किसी से छुपा है? और रही वादों की बात नाज़रीन जी, तो मैं बताना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि अपने गिरेबान में झांक के देखें। आप 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार से सारे जो वादे, जो कोई पार्टी कोई सरकार जब आती तो अपने 5 साल का मैनिफेस्टो बना के देती है और जनता भी 5 साल उसको देती कार्य करने के लिए। हम बकायदा चरणबद्ध तरीके से हम किसानों का कर्जा भी माफ कर रहे थे, हम बकायदा इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भी जोर दे रहे थे, हम रोजगार की ओर भी बढ़ रहे थे, रोजगार उत्सर्जन का भी काम मध्य प्रदेश में हुआ है। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी ने जनमत की लूट करके, डकैती करके जिस ढंग से हिस्सेदारी बांटी गई है, चार्ट बना रखा था अपने वादों को पूरा करने का, लेकिन आपने उस चार्ट पर कैंची चला दी। देखिए नाज़रीन जी, आप मुझे भी इतना मैं आपको यहाँ पर ये बोलना चाहता हूँ कि हमें पूरे कालखंड को जो रहा है अभी तक 4 भागों में विभाजित करना होगा। पहला कालखंड वो है जो 11 दिसंबर 2018 के पहले का है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में हुआ करती थी। तो हमने खेतों में सिंचाई का रकबा बढ़ाया, गांव-गांव तक पूरी 24 घंटे लाइट पहुंचाई, खेतों में पानी के लिए लाइट पहुंचाने का हमने काम किया। उसके पश्चात हमने सड़कों का और मध्य प्रदेश में एक डेवलपमेंट का माहौल तैयार किया। इनको हमने वो प्लेटफॉर्म दिया था जिस पे चढ़ के इनके पास विकास के सारे रास्ते खुले हुए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, 15 महीने में दूसरा कालखंड इनका आता है विनाश का। 15 महीने में मध्य प्रदेश के विकास से इन्होंने विनाश की गर्त में ढकेलने का काम किया। झूठे वादे, झूठे सब्जबाग दिखाकर जनता को ये सत्ता में तो आ गए लेकिन पूरे नहीं कर पाए। इन्होंने कहा था कि हम 10 दिन में किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन ये नहीं कर पाए। इन्होंने कहा था कि हम अतिथि शिक्षकों को, जिनके लिए आज ये बोल रहे हैं कि हम पहले ही कैबिनेट में उनको नियमित करेंगे, आज ये बोल रहे हैं कि हम पहले ही कैबिनेट में उनको नियमित करेंगे।
हम पूछते हैं कि 15 महीने का आपके पास समय था, आपने उस समय कैबिनेट में उनको नियमित करने का काम क्यों नहीं किया? उनमें हमारी बहनें मुंडन कराती रही अपने बालों का और ये बेशर्मी बनी हंसी हंसते रहे। तीसरी बात, कोरोना काल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संवेदनशील सरकार का परिचय दिया है, आप देखिए हमारे पास उपलब्धियों से भरा हुआ पूरा एक चार्ट है। हमने कोरोना काल में ये रोना रोते रहे, घर में बैठकर सोते रहे, लेकिन हमने सरकार में फसल बीमा योजना में 2200 करोड़ रुपए का प्रीमियम जमा किया 15 लाख किसानों को। ये सर अभी बातें मत गिनाइए, इसके लिए उपचुनाव को आने दीजिए। हम सिर्फ सवालों के सीधे सीधे जवाब चाहते हैं। योजनाएं जो हैं उसके लिए उपचुनाव है आपके पास। यहाँ पर योगेश सर हम आपसे समझना चाहेंगे, वादों की बात हो रही है, एक दूसरे पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए क्या वाकई किसान के साथ न्याय हुआ है? क्या वाकई पिछड़ों के साथ न्याय हुआ है? वक्त चाहे 1.5 साल का रहा हो या 15 साल का, अगर हम इनकी दशा देखें तो क्या इन्हें एक उचित प्लेटफॉर्म मिल सका? नाज़रीन जी, आप सही कह रही हैं। हालांकि मुझे ये दोनों प्रवक्ताओं की आवाज क्लियर सुनाई नहीं दे रही, लेकिन मैं अपना पक्ष तो रख ही रहा हूँ। जी बिल्कुल। दरअसल है क्या कि किसानों के मामले में कांग्रेस कटघरे में, इसमें कोई दो राय नहीं। किसानों को से जिस तरह का वादा किया गया था 2 लाख कर्ज माफी का, वो कांग्रेस कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं कर पाई। हालांकि वो प्रयास अपने स्तर पर कर रही थी, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का किसान होंगे जिनका 2 लाख रुपए का कर्जा माफ हुआ होगा। और किसानों से जब ये वादा किया गया था तो किसानों को ये लगा था कि हमारे 2 लाख रुपए के कर्ज माफ होंगे, लेकिन जब कर्ज माफी की बात आई तो फिर ये कहा गया कि कॉमर्शियल बैंकों के माफ नहीं होंगे और सहकारी के माफ होंगे। तो कुल मिला के ये लगा किसानों को कि उनके साथ या तो ठगा गया है या उनसे छलावा किया गया, और ये परसेप्शन आम जनता में भी बन गया। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही है, मतलब लोग ये मान के चल रहे हैं, किसान भी मान के चल रहे हैं कि हमारे साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस ने छलावा किया है। तो क्या आपको लगता है कि सर अब उपचुनावों की जिस तरह से बात हुई है कि सितंबर के आखिरी तक उपचुनाव हो सकते हैं, और इसीलिए अब कांग्रेस ने बात करना शुरू कर दी है कि किसानों का जो वादा कर्ज माफी का उन्होंने किया था उसे ये सरकार जो बीजेपी की है वो पूरा करे, या फिर ये कहना कि पहली कैबिनेट में अब वो अतिथि शिक्षकों के बारे में सोचेंगे? तो आपको लगता है कि ये जो वापस कांग्रेस जनता के बीच जाने का जरिया तलाश रही है, इससे कुछ फायदा हो सकता है? नहीं, अब तो कोई फायदा होने वाला नहीं। अब तो ये कि सिर से पानी ऊपर निकल गया है, आपको करना चाहिए। अतिथि शिक्षकों का मामला तो आप ये देखिए इतना इजी था कि बहुत आसानी से हो सकता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। और कमलनाथ जी ने कहा भी था कि हम आपको नियमित कर देंगे, लेकिन 90 दिन से ज्यादा उनका धरना चला। आपको लगता है कि आसान था अतिथि शिक्षकों का मामला? लेकिन अवनीश जी आपसे पूछेंगे ब्रेक के बाद कि आखिर क्यों ये आसान रहा, आपके लिए मुश्किल भरी हो गई? तो चर्चा में बने रहेंगे, रुक रहे हैं फिलहाल ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बात हो रही है कि अतिथि शिक्षकों को लेकर जब कांग्रेस सरकार संभाल रही थी आखिर क्यों वादा पूरा नहीं कर सकी। हमारे साथ तीनों मेहमान हैं। अवनीश जी आपसे जानना चाहेंगे जवाब इसका। योगेश जी कह रहे हैं कि मामला बहुत आसान था अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का, लेकिन आप उसे पूरा नहीं कर सके। देखिए नाजिन जी, ये आरोप सरासर गलत है। एक्चुअल में जो पद पर बैठता वो जानता है, और हमने बकायदा अतिथि शिक्षकों को बुला के निरंतर उनसे संवाद किया। हमारी सरकार संवेदनहीन संवादहीन सरकार बिल्कुल नहीं रही। ये तो मामला आप देखें, जब शिवराज जी की सरकार थी यही अतिथि शिक्षकों ने आके इसी भोपाल में आके सिर मुंडन कराया, नग्न होकर प्रदर्शन किया, और शिवराज जी ने उन पर लाठियां बरसवाई थी। हमने बकायदा पूरा मसौदा तैयार कर लिया था और अगले कुछ दिनों में हम उनका नियमितीकरण करने वाले थे। लेकिन शिवराज जी को और भारतीय जनता पार्टी को यही तो तकलीफ थी
कि जो कमलनाथ जी जनहितैषी योजनाएं कर रहे थे, जो प्रदेश का विकास कर रहे थे, सिर्फ मेट्रो के सपने दिखाए शिवराज जी ने 15 साल। हमने इसी भोपाल इंदौर में मेट्रो का काम स्टार्ट कराया। आप बात करते थे बिजली की, हमने बकायदा 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी इस प्रदेश में। और मैं अभी सुन रहा था केजी पाठक जी को, शर्म आनी चाहिए। ये मान लिया जाएगा, लेकिन आप मेट्रो की बात कह रहे हैं, लेकिन जो वादा आपका 10 दिन का था, कृपया मैं अपनी बात खत्म करूं। सुनिए आपको ही समय दे रहे हैं सर। ये जो आप बोल रहे हैं ना सर, ये सबको पता है। हम आपसे ये समझना चाहते हैं, किसान कर्ज माफी का वादा और बीजेपी का अब उसको लेकर प्रचार प्रसार, क्या आपको लग रहा है ये आपके लिए मुसीबत मुझे ऐसा लग रहा है नानी जी कि मैं सत्ता पक्ष हूँ। नानी जी आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सत्ता पक्ष हूँ, केजी भाई पक्ष में। आप जब आए थे वो वादा किसान कर्ज माफी का आप लेकर आए थे, इसलिए बीजेपी से हम नहीं पूछ सकते। हम बीजेपी से नहीं पूछ सकते, किसान कर्ज माफी पर आप ही को जवाब देना होगा सर, इसलिए आप ही बताइए। 23 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। उसके बकायदा बंडल लेके मैं खुद शिवराज सिंह चौहान जी के बंगले पर हम लोग छोड़कर आए थे, हमारे कई कार्यकर्ता गए थे। ये झूठ बोलते हैं। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हम पर आप कार्रवाई करिए, आपकी सरकार है, आप कोर्ट में जाइए, मानहानि का मुकदमा करिए, वादा खिलाफी का मुकदमा करिए। और मैं बात बताना चाहता हूं, अभी केजी पाठक जी कह रहे थे कि हमारी उपलब्धियां कोरोना संक्रमण काल में, अरे शर्म करो। रिकवरी में पूरे देश में आपका 16वां नंबर आता है। 22,000 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और आप उपलब्धि की बात कर रहे हो। 700 से ज्यादा, 750 के लगभग लोग अपने प्राण गंवा चुके हैं और आप रिकवरी की बात कर रहे हो। कोरोना जो है कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति में पहुंच गया मध्य प्रदेश में। आप अपनी पीठ थपथपा रहे हो। शर्म नहीं आती इस तरह की चीजों से? अरे साहब, आप तो कोरोना की तकलीफों को छोड़कर अपनी वर्चुअल रैलियां कर रहे हो, अपने मोदी सरकार के 6 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हो, चुनाव की तैयारियां कर रहे हो। आज अभी भी आप कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करवा रहे हो। अभी भी आप बड़े बड़े ढोल नगाड़ों के साथ बड़े बड़े आयोजन कर रहे हो। शर्म आना चाहिए। आप कह रहे हो कि हमने वादा खिलाफी की। अरे साहब, सबसे पहले पूछे कि नरेंद्र मोदी की वादा खिलाफी का क्या हुआ? नरेंद्र मोदी के वादे का क्या हुआ? प्रदेश की बात कर 15 लाख आए क्या? कि 2 करोड़ रोजगार मिले क्या? नाजिन जी, मैं पूछना चाहता हूँ ठीक है आपके चैनल के माध्यम से। पाठक जी जवाब दीजिए। नाइनेन जी अब मैं जवाब दूंगा। कर्जा माफ सिर्फ कागजों पर हुआ है। अच्छा होता ये फंड बैंक के अकाउंट में उस किसान के ट्रांसफर कर देते। आज वो इनके कागज लिया किसान घूम रहा है और बैंकों में डिफॉल्टर घोषित हो गया है। बैंक के खातों में पैसे डालने का फर्जी बयान भारतीय जनता पार्टी देती है। माफ जैसा हमने पहले भी बोला है, सबसे बड़ा घोटाला है कर्जा माफ। इनका सबसे बड़ा घोटाला है, इसके लिए इनको सजा दी जाएगी। तो आप कब सजा देंगे पाठक जी? आपने कोई रिपोर्ट तैयार कर ली है कि कांग्रेस ने फर्जीवाड़ा किया है? आप कब इसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे? कब जो इसके पीछे हैं, जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया, घोटाला किया? 4 महीने हो गए आपको भी आए हुए। सबसे पहले इस मामले पर आपको बात करना चाहिए। नाइनेन जी, आज मध्य प्रदेश का किसान कोरोना के कारण घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, नहीं तो इनके सर्टिफिकेट लेकर वो इनके खिलाफ FIR दर्ज कराने को तैयार है और वो कराएगा। क्योंकि वो सर्टिफिकेट लेकर बैंकों में जाता है, बैंक मैनेजर बोलता है कमलनाथ तुम्हारे अकाउंट में फंड ट्रांसफर नहीं गए। सिर्फ कागज के सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होता। मध्य प्रदेश का किसान इनको जब गांव में नहीं घुसने देगा, तब ये अहंकारी हंसी जो आज ये मेरे मित्र चैनल पे बैठकर हंस रहे हैं, इसका आभास उनको उस दिन होगा। आपने ठगने का काम किया। नौजवानों को 4,000 रुपया भत्ता देकर, भत्ता हम प्रतिमाएं देंगे, बेरोजगारी भत्ता ये कहकर आप सरकार में आए थे। एक भी बेरोजगार कोरोना के कारण किसान नहीं निकल पा रहा, लेकिन भाजपा के नेता निकल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। क्या मजाक कर रहे हैं? करके आए थे। शर्म आनी चाहिए आपको। झूठ बोल रहे हैं, बता दें, झूठ बोल रहे हैं केजी आप। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का पैसा परिवार बढ़ गए। क्या ये माना जाए कि यहाँ पर थोड़ी जागरूकता और बढ़ानी चाहिए? बीजेपी को इससे लाभ हो जाएगा, क्योंकि FIR के लिए किसान बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन अब तो यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है FIR आपके द्वार। तो अगर किसानों को थोड़ा जागरूक किया जाए तो जो घोटाला हो रहा है प्रदेश में, कम से कम वो सामने तो आएगा। योगेश सर। जी राजीव जी, प्रश्न दोबारा से दोहराइए, मैं सुन नहीं पाया। सर, मेरा कहना ये है कि जी पाठक सर कह रहे हैं, कृष्ण गोपाल पाठक जी कह रहे हैं कि किसान जो है वो FIR नहीं करा पा रहा है, नहीं तो कांग्रेस का किया हुआ किसान कर्ज माफी का घोटाला बाहर आएगा और उस पर कार्रवाई होगी। तो अब FIR आपके द्वार है, थोड़ी जागरूकता बढ़ा दे जनता की, ताकि जो घोटाला प्रदेश में हो रहा है, जनता का पैसा जो घोटाले में जा रहा है, वो साफ हो सके, उजागर हो सके।
नहीं देखो, ये किसान तो जब मंडी में अनाज बेचने जा सकता तो FIR दर्ज करने थाने में क्यों नहीं जा सकता? किसी ने पकड़ थोड़ी रखा है, पकड़ थोड़ी रखा है। तो आप FIR दर्ज कराइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरा इन दोनों लोगों से एक बात ये कहना है कि दोनों पार्टियों है कि जनता से किए गए वादे पहले तो सोच समझ कर करें, और यदि पूरे नहीं कर पाए हो तो जनता से वादे किए ही न जाए, और एक चुनाव आयोग के पास निश्चित राशि जमा की जाए दोनों पार्टी की तरफ से। यदि 2000 करोड़ के आप वादे कर रहे हैं तो उसका 10% चुनाव आयोग में जमा करा जाए। यदि आप नहीं किए तो वो राशि जब्त की जाए, क्योंकि वादे करने को इन्होंने मजाक समझ रखा दोनों पार्टी ने। चुनाव के लिए, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी वादे कर दूं। 1000 से ज्यादा घोषणाएं की थी कांग्रेस ने चुनावी अपने घोषणा पत्र में, आप देखा जाए 150 पन्ने का उनका चुनावी घोषणा पत्र था, 120 पन्नों का, और जो घोषणाएं जो सुनी नहीं थी वो घोषणाएं कर दी गई। तो ऐसी घोषणाओं को, और ऐसे सभी दल करते हैं, मेरा ये कहना है कि ऐसी घोषणाओं को करने से आप जनता को आप बेवकूफ क्यों समझते हो और जनता से छलावा क्यों करते हो? आप उतना ही करो, जितनी चादर उतनी पैर पसारो। आपको लगता है कि हम ये वादा पूरा नहीं कर सकते, तो कौन कह रहा है आपको वादा करने का? अवनीश जी, आपसे ही जवाब लेंगे क्योंकि ये बात आपके घोषणा पत्र की हुई है। जी कहिए। जी अवनीश जी बोलिए, आपसे जवाब लेंगे। कई और लोग भी, मैं भी योगी राज जी को भी सुन रहा था। सबको 1000 घोषणा जो कांग्रेस ने की हैं वो 15 महीने में चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी आज 15 साल से, योगी राज जी कभी हम उनसे नहीं पूछते कि उनने क्या वादे किए थे। कभी नरेंद्र मोदी जी से पूछा उनने क्या वादे किए थे? बिहार की जनता में कहा था 1 करोड़ करूं, 125 करोड़ करूं, 1,25,000 करूं। कभी ये पूछा कि इन वादों का क्या हुआ? हाँ, कांग्रेस से आप पूछते हैं, क्योंकि कांग्रेस ही काम करती, कांग्रेस से ही आपको उम्मीद है, इसलिए निश्चित तौर पे आपको भरोसा रहता है कि वादे यही पूरे करेंगे। क्योंकि भाजपा तो कह देती अमित शाह की तरह, वो तो चुनावी जुमला था। हम जुमले नहीं फेंकते। मैं कहना चाहता हूं चौथे स्तंभ से भी, योगी राज जी से भी, और मेरे मित्र केजी पाठक जी से, हम झूठे वादे नहीं करते। हम 15 माह में आप हमसे सारे काम करवाना चाहते हो, लेकिन 15 वर्ष में शिवराज जी के काम की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। ये अजीब तरह का लोकतंत्र है कि यहाँ पर विपक्ष को कटघरे में नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है अवनीश जी। आप आज बार ये बात कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो वादे कांग्रेस ने किए उसके बारे में कांग्रेस से ही सवाल पूछा जाएगा। हम बीजेपी से किसान कर्ज माफी की बात कैसे पूछ लें जब वो साफ कर चुके हैं कि ये वादा हमने किया ही नहीं। आप उसे प्रेशराइज कर रहे हैं कि आपके घोषणा पत्र को वो पूरा करे। नहीं, ये गलत बात है अवनीश जी, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार ने पहले ही कहा कि चुनावी, चलिए ठीक है, वक्त दूंगी मैं उनको ताकि वो जवाब दे सके। योगी राज जी जवाब चाहेंगे आपसे। नहीं, मैंने जो बात की उनने या तो सुनी नहीं ढंग से। मेरा तो ये कहना है कि आपने चुनाव में ये वादा किया था किसानों को 2 लाख का कर्ज माफ होना चाहिए, वो माफ नहीं हुआ, और ये हम परसेप्शन बन गया। आप प्रयास कर रहे थे, आपकी मंशा अच्छी थी, मंशा पे शक नहीं, किसानों का कर्जा माफ हुआ है, जरा पता करें। आप पत्रकार हैं, जागरूक पत्रकार हैं, जरा पता करें। यार वो ये कह रहे हैं कि आपकी मंशा थी, लेकिन दुष्प्रचार हो रहा है। आप प्रचार नहीं कर पा रहे कि आपने कर्ज माफी की है। आप बात समझिए, ये कहा जा रहा है कि कर्ज माफी को लेके दुष्प्रचार हो रहा है कि आप नहीं कर पाए। अगर आपने किया है तो आप उसको जनता के बीच पहुंचाइए, ये कह रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप समझिए थोड़ा, आप ये मान लिए हैं कि हम आपके खिलाफ ही बात कर रहे हैं। हमने सदैव कहा है, लेकिन भाजपा का झूठ तंत्र जो है वो हमेशा झूठ फैलाता है, भ्रम फैलाता है, और सदैव करता आया है। जब भी चुनाव आते हैं तो ये झूठ की नाव पे सवार हो जाते हैं, उसी से ये चुनाव लड़ते हैं, और आज भी वो कर रहे हैं। हमें लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि हमारे 15 महीने के काम की चर्चा होती है, मतलब हमारा काम इफेक्टिव है, मतलब हमारा काम इफेक्टिव है। शिवराज जी के 15 वर्ष के काम पाठक साहब क्या कहेंगे? आरोप है कि आप झूठ बहुत फैलाते हैं। देखिए नाइलिन जी, 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। हमने ये नहीं कहा था, राहुल गांधी जी ने कहा था। ना तो मुख्यमंत्री बदला ना कर्जा माफ हुआ। राहुल गांधी जी जरूर बदल गए। मुख्यमंत्री बदला कब? जब कांग्रेस पार्टी के असंतुष्ट विधायकों ने नाराज होकर इनकी कारगुजारियों से, वादा खिलाफियों से खिलाफ में जाकर इनकी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जब मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, ये हम कोई वादा करके नहीं आए थे। हम तो किसानों को बोनस देते थे, ये वो खा गए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का पैसा खा गए।
इन्होंने किसानों के लिए और गरीब जनता के लिए कुछ नहीं किया। जी। मैं तो एक बात बोलना चाहता हूँ, मोदी सरकार जो वादे करके आई थी, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा था कि हम ट्रिपल तलाक को समाप्त करेंगे, हमने समाप्त करने का काम किया है। हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा था कि धारा 370 को खत्म करेंगे, हमने खत्म करने का काम किया है। हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा था सीएए को लागू करेंगे, हमने लागू करने का काम किया है। पहले 5 साल के लिए भी कुछ घोषणा पत्र तैयार किया था। वैसे नाइंसाफी मत कीजिए, खातों में पैसे आने का इंतजार है। अब भी कांग्रेस पूछ रही है, आप उनसे कर्ज माफी पूछ रहे हैं तो वो खातों में 15 लाख पूछ रहे हैं। गलत कहाँ है सर? आप इस वाले 5 साल की क्यों बात कर रहे हैं? पीछे भी जाइए थोड़ा। नाइलिन जी जी, कहिए, हर बात का जवाब दूंगा। जी। हम जनता से वादा करके आए थे कि हम गरीबों को छत मुहैया कराएंगे। हमने प्रधानमंत्री योजना के आवास योजना के माध्यम से आज देश में 8 करोड़ गरीब परिवारों के घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत उपलब्ध कराने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में किसी जमाने में एक ब्लॉक में 1 या 2 इंदिरा कुटीर आया करती थी, बमुश्किल 5,000 से बढ़ाकर ये 35,000 तक दे पाए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 से 3 लाख रुपए गरीब को उपलब्ध कराकर अब प्रदेश के लिए क्या तैयारी है आपकी? क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस का जितना मनोबल बढ़ा हुआ है कि उपचुनाव के बाद एक बार फिर परिवर्तन होगा सत्ता में, आपको क्या लगता है? देखिए कांग्रेस का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। उनके विधायक इनको घर को छोड़कर जा रहे हैं, रोज इस्तीफा दे रहे हैं, बोल रहे हैं कमलनाथ सरकार के पास, कमलनाथ जी के पास जाते थे जब वो मुख्यमंत्री थे तो बोलते थे चलो चलो चलो। ये मंत्री बोल रहे हैं जो उस समय के थे और विधायक बोल रहे हैं जो इस्तीफा दे रहे हैं। चलिए, तो आपको लगता है कि कांग्रेस कमजोर हो रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है घर के भेदी बाहर जा रहे हैं और वो मजबूत स्थिति में आएंगे। चलिए, बहरहाल सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सियासी वादे हैं, सत्ता बदलेगी या नहीं, या फिर वादों में दम है या दिखाई देगा, इसका इंतजार सभी को रहेगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि वाकई क्यों सियासी दल ऐसे वादे करते हैं जो जनता पर थोप दिए जाते हैं लेकिन खरे कभी नहीं उतर पाते। लेकिन मासूम जनता फिर भी यकीन करती रहेगी। अब जनप्रतिनिधियों की बारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएं। फिलहाल इसी के साथ IND एजेंडा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।